Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important video wherein we will be looking at पेपर 1 सेक्शन बी जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के साथ डील करता है ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आज के दिन आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होता है जिसके आगे चल के 5 पार्ट्स होते हैं एंड ये कंपल्सरीली करना होता है। अब इस बार जो 2021 का मेंस का पेपर आया इसका ये क्वेश्चन 5 देखना बहुत क्रिटिकल है। व्हाई? बिकॉज 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ जो है डील करते थे। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। नाउ हाउ डू यू डील विद दीज क्वेश्चंस? किस तरह का मैटर आपने इसके अंदर डालना है, कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो है हम आज इन आंसर्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो बहुत क्विकली जो है हम ये करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट टू लेट यू नो एट द वेरी बिगिनिंग, यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनके सिलेबस कंप्लीट हो गए होते हैं या ये पढ़ भी रहे होते हैं ऑप्शनल, बट साथ ही साथ में इनको लगता है कि आंसर राइटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, आंसर्स लिखने की जो स्किल है अभी तक डेवलप नहीं हुई है, टाइम बहुत लगाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, कीवर्ड नहीं समझ में आते हैं। तो ये सीरीज बेसिकली उन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए लिखी गई है। Furthermore, we also understand that all students are at a varying level of preparation. तो हर स्टूडेंट के लिए एक कस्टमाइज तरीके की सीरीज जो है प्रोड्यूस की गई है। पहली वी हैव द बेसिक सीरीज। बेसिकली जो बिगिनर्स हैं जो कि अभी पहली बार लिखना शुरू कर रहे हैं, पहली बार फेमिलियराइज हो रहे हैं सिलेबस के साथ, ये उनके लिए है। ये कॉन्सेंट्रेट करेंगी जो सबसे फाउंडेशनल चीज़ें होती हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए जिन क्वेश्चंस के थ्रू, वैसी आंसर राइटिंग पे फोकस करेगी तो कंटेंट आपका हो पाए एंड साथ ही में बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मेकिंग ऑफ द आंसर आप सीख पाए, ये उस पे फोकस करेंगी। देन इंटरमीडिएट इज फॉर मिड लेवल, राइट? ऐसे लोग जो कि पहले एक बार अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट आंसर राइटिंग में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे इंटरलिंकेजेस वाले जो क्वेश्चंस है, जो स्लाइटली लेंथियर क्वेश्चंस होते हैं, जो स्लाइटली टफर क्वेश्चंस है, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किस तरह से जवाब देना है, ये उस पे फोकस करेगी। एंड लास्ट होगी आपकी प्रो सीरीज जो कि सबसे डिफिकल्ट है, राइट? बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर मोर कॉन्फिडेंट इन देयर प्रिपरेशन, सबसे कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आती है। साथ ही साथ में यहाँ पे हम और फोकस करना शुरू कर देंगे कि विद इन टाइम लिमिट एंड विद इन द वर्ड लिमिट आप अपने आंसर्स जो है बढ़िया तरीके से लिखें, राइट? 24 क्वेश्चंस ईच होंगे हर सीरीज में। वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज ओनली प्राइस्ड एट ₹3000। आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक आपने प्रो सीरीज ली, राइट? आपको हम वीकली जो है एक क्वेश्चन पूरे जो है 6 के 6 क्वेश्चंस दे देंगे। आपने डेली अटेम्प्ट करने हैं, आप डेली कीजिए। आपने वीक में एक दिन में अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है आप वो कर सकते हैं, ठीक है? ये इवैल्यूएट किए जाएंगे, इनके मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन दिए जाएंगे एंड साथ ही साथ में आपको ट्रैजेक्टरी दी जाएगी कि किस तरह से आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? अब आपको लग गया आपने बेसिक सीरीज के अंदर जो है काफी अच्छा कर लिया, राइट? यू वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, देन वी हैव द इंटरमीडिएट सीरीज एंड उसके बाद अगर आपने वो भी कर लिया देन यू कैन मूव ऑन टू द प्रो सीरीज, ठीक है? तो 24 क्वेश्चंस ईच है, 3000 ईच का इसका प्राइस है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी प्रो लेवल पे, आप सिर्फ ये खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है आप इंटरमीडिएट लेवल पे, आप ये खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है आप बिगिन कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है हम मिड फेब में अपनी टेस्ट सीरीज भी ले आएंगे आपको और ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं सेक्शन बी का। पहला क्वेश्चन बेसिकली जो 5th क्वेश्चन होता है, राइट? आपको पता होना चाहिए पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर आते हैं पहले, राइट? जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 के अंदर भी जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 5 जो है सब पार्ट्स होते हैं एंड देन आगे चल के 2, 3 एंड 4 के जो है 3 सब पार्ट्स होते हैं, राइट? एंड देन यू हैव सेक्शन बी जिसके अंदर 5th क्वेश्चन आ जाता है विद 5 सब पार्ट्स। एंड अगेन वन थिंग टू नो, पेपर 1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 जो है ये कंपल्सरी होते हैं तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? अब पहला पार्ट का क्या था ये क्वेश्चन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस
रिच विथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। नहीं समझ में आ रहा है एंटीसीडेंट्स का मतलब, जो हिंदी के अंदर लिखा गया है क्वेश्चन उसको एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एंटीसीडेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हमारे पास अवेलेबल था उसको एनालाइज करते हुए एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन शेप की गई है। अब किस प्रकार से हम अप्रोच कर सकते थे इस आंसर को, ठीक है, तो ये मैंने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है आपको पेश कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जाए तो ट्रैजेक्टरीज अपनाते हैं, या ये एवोल्यूशनरी हो सकती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है इवॉल्व करती है, या ये रेवोल्यूशनरी किस्म की हो सकती है, मतलब एक रप्चर आया, एक मोमेंट, एक इवेंट ऑफ रेवोल्यूशन आया जिसके आफ्टरमाथ में जो है आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, राइट। रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफन क्लेम की जाती है, जैसे कि यूएसएसआर की थी, राइट, इन द आफ्टरमाथ ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन ये आई। सिमिलरली यूएस की जो है कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इवन द चाइनीज जो है डॉक्यूमेंट, वो बोलते हैं हम कि चाइनीज रेवोल्यूशन के आफ्टरमाथ में आया। ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर, राइट, वेरियस पीपल, जैसे कि आप उदय एस मेहता को कोट कर सकते हैं, राइट। उदय एस मेहता क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। व्हाई? बिकॉज इट वाजंट अ मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट वाज ब्रॉट अबाउट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डॉक्यूमेंट। नहीं, ये एक स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक एवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, राइट। अक्रॉस टाइम जो है इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजों से चीजें एक्सपीरियंस करके, लर्न करके, सीख करके हमने इम्बाइब की है, विच ऑल्सो मेक्स इट अ political revolution का document. So there wasn't a revolution that led to the making of a document, but this document of the S. Mehta claims is the founding of a political revolution in India, of a new independent sovereign republic called India. ठीक है, बॉडी के अंदर ऑब्वियसली वी विल देन टॉक अबाउट किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। अब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं। हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर जो है हमने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए, राइट। तो हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वेरियस रिपोर्ट्स की, वेरियस कमिटीज की, आपकी जैसे कि कराची सेशन के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट नेहरू रिपोर्ट थी। तो इन सब चीज़ों से जो हमने चीज़ें लर्न की, उनकी एंटीसीडेंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। देन वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, जिनसे हमने बहुत कुछ जो है सीखा। द प्राइम एग्जाम्पल हियर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एंड देन ऑब्वियसली अदर कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, जिनके डॉक्यूमेंट से हमने देखा कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो चीजें अप्लाई कर रही थी, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने वो सब चीजें जो है उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स करने की कोशिश की, राइट। अब कंक्लूजन में हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि डज दिस कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स मेक इट अ बैग ऑफ बोरोइंग? नो, बट इनफैक्ट इसको क्या एक और इनरिच्ड डॉक्यूमेंट बना देता है, अ डॉक्यूमेंट विच वाजंट अफ्रेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर लेसन्स जो है ये बना देता है, राइट। तो इस तरह की जो है आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क हो सकता था। अगेन अपने लेक्चर्स के अंदर हमने पॉलिटिकल साइंस के बहुत कुछ जो है ये कराया हुआ है, राइट। ऑल ऑफ दिस वाज अकम्पनीड, ये सब जो है हमें आपको आपके लेक्चर्स में जो है मिल सकता था, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है डिस्कस भी की हुई थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स फेस द ग्रेट टास्क ऑफ फॉर्जिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी in place of social and cultural diversity। कीवर्ड्स उठा लेते कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सबसे पहले जो है दिक्कत की। पहला टास्क क्या था उनका? एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाना, बट एट द सेम टाइम क्या एग्जिस्ट करता था? बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। हमने इस पे कमेंट करना है। तो किस तरह से हम इसको जो है प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली वी नीड टू हैव द इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी? एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी थी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का डॉक्यूमेंट, जैसे कि उदय एस मेहता ने बोला, बट साथ ही साथ में जैसे कि प्रताप भानु मेहता बोलते हैं, इट वाज आल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन को इकट्ठे जो है ये लेकर चल रहे थे, राइट। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं, और इसको भी आप अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर सकते थे कि द फर्स्ट थिंग, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो था इंडिया के अंदर, वो क्या था? मेंटेनिंग द यूनिटी
एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पे जो था इनका सबसे बड़ा फोकस था। तो ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्जिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी कब बनेगी? व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ यूनिटी, व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ इंटेग्रिटी, व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आर टॉक्ड अबाउट इन अ preamble. And therefore, right, आप ये सब चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। And therefore the makers of the constitution only realized that if we are supposed to forge a common national identity, हम ओवरलुक नहीं कर सकते द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी विच एग्जिस्ट इन अ कंट्री, बल्कि उसके साथ साथ उसको साथ में लेते हुए हमें ये एक नेशनल आइडेंटिटी की आइडिया भी जो है बनानी पड़ेगी। एंड इनफैक्ट आप इंट्रोडक्शन में ही ये मेंशन कर सकते हैं दैट दिस वेरी आर्ट ऑफ ensuring national identity alongside the diversity and pluralism was incorporated in the making of the constitution। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है उसी के अंदर जो है ये बैलेंस झलकता है। This was another thing that Granville Austin had mentioned. So what were the processes? What were the twin processes that Granville Austin mentions? The twin processes were of consensus and accommodation. Consensus मतलब अगर हमने कोई भी चीज डालनी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, it was ensured कि ये consensus basis पे हो, मतलब there is a broad consensus amongst the various people जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं that हाँ जी this is something जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अकोमोडेशन कि डिफरेंट व्यू पॉइंट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कम्युनिटी से जो लोग आ रहे हैं उनके भी व्यूज की तरफ हम ओपननेस रखें, उनकी तरफ भी ये जो प्लूरलिज्म है, ये जो इंक्लूसिविटी है, इसको बढ़ाने की कोशिश हम करें। Then in the body part we see that how was diversity ensured along with your national identity। ठीक है, तो यहां पे हम डिफरेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं जिस तरह से किस तरह से हम करेंगे। पहली चीज तो इंडिया के अंदर जैसे हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो यूनियन बट एक फेडरलिज्म है, बट अ फेडरलिज्म जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली ये फेडरलिज्म किस तरह का है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का है। आप इनडिस्ट्रक्टिबल जो है यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। देन हम बात कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली अपने वेरियस आइडियाज, अपने वेरियस फंडामेंटल राइट्स की, विच वाइल इंश्योरिंग वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम्स ऑल्सो हैड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन सॉवरेनिटी, टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। देन हम बात कर सकते हैं किस तरह से हमारी सेक्युलरिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ। अ सेक्युलरिज्म विच हैड अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, विच वाज नॉट फोकस्ड ऑन डिवाइडिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट, बट एक जो स्पिरिचुअल एथॉस इंडिया का एग्जिस्ट करता है while having respect for all kinds of religions and sects, right? साथ ही साथ में हम एक वो जो स्पिरिचुअल एथॉस है, द आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके अंदर भी जो है विश्वास रखते हैं। तो आप ये वेरियस चीजें जो है वेरियस एग्जांपल्स को और भी कोट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी। ऑफन पब्लिक मोरालिटी के कारण क्या होता है? पब्लिक मोरालिटी इज ऑफन बेस्ड ऑन पॉपुलर ओपिनियंस। तो कई बार क्या होता है, नेशनल आइडेंटिटी अब किस पे बेस्ड होगी? अ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, अ स्पिरिट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यही चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इम्बाइब करती है। तो कभी कभी हमें जो कुछ ऐसी व्यूज होती हैं विच गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, विच गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विच गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उनको ओवरलुक करने की जरूरत होती है, उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होती है, जो कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में देखने को मिलता है, वेरियस जजमेंट्स में देखने को मिलता है, चाहे वो आपकी नवतेज जौहर जजमेंट हो, चाहे वो आपकी सबरीमाला जजमेंट हो। राइट, कंक्लूजन में हम क्या करेंगे? दैट इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी भी जो है ये चलता जा रहा है, wherein we are trying to accommodate various cultural, ethnic, linguistic, religious, caste ideas into the single beautiful thread of Indian identity based on the ideas of brotherhood and fraternity, जो कि हमें अपने preamble में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें इस बेसिस पे scholarly ideas भी मिल गए, various examples भी मिल गए from the constitution and analysis भी मिल गया। Again, these were parts जो कि हमने cover कराए हुए थे lecture में। Let's now look at the third question, which says mention the founding principles that define India's
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स बताइए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट यूज किए जा सकते हैं डिस्क्राइब करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया है, राइट, बहुत इजी भी हो सकता है, राइट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला होगा कि प्रीएम्बल के अंदर भैया जो फीचर्स हैं हम उनको कोट कर देंगे, है ना, आसान होगी अपनी जॉब। जो प्रीएम्बल के कीवर्ड्स है वो यहाँ पे डाल देंगे, बिकॉज दोज आर द फंडामेंटल फीचर्स, दोज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। या फिर जो कुछ हमने और चीजें सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी थी वो लिख देंगे। तो चलिए, ये भी एक पार्ट है। हाउएवर जब ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई मेक माई आंसर मोर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम एक और जो एक और वे ऑफ राइटिंग द आंसर जो कि अडॉप्ट कर सकते थे, जिसके थ्रू और मार्क्स हमको मिल सकते थे, इज दिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वी हैव स्टार्टेड अबाउट लुकिंग एट, अब आखिरकार फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो आखिरकार क्या होते हैं, हम कहते हैं ना मीन्स जो है जस्टिफाई करते हैं हमारे एंड्स को, है ना। तो अब ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए हमारे एंड्स क्या थे, हमारे एस्पिरेशंस क्या थे, बिकॉज ऑब्वियसली द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो कि हमारे इन एंड्स को अचीव करने में हमारे लिए हमारी मदद करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंटली उपेंद्र बख्शी ने एक बहुत बड़ी आदत जो है आइडिया दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना 4 एंटीमोनिक आइडियाज है, 4 मेन आइडियाज है, 4 मेन एस्पिरेशंस है। एक, बढ़िया गवर्नेंस हो, बढ़िया डेवलपमेंट हो, राइट सबको इंश्योर्ड हो एंड जस्टिस सबको इंश्योर्ड हो। तो यही चीजें इंश्योर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इम्बाइब किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या प्रिंसिपल्स है? एक आइडिया वही है कि आप एक एक प्रिंसिपल लिखे, है ना, कि रिपब्लिक है, जस्टिस का आइडिया है, इसमें इक्वालिटी का आइडिया है, फ्रेटर्निटी का आइडिया है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है, सो ऑन सो फोर्थ। एक आइडिया क्या है, दैट आप अम्ब्रेला फीचर दीजिए जो कि किसी स्कॉलर ने बात की है, एंड देन ये जो अकम्पनिंग फीचर्स है, अकम्पनिंग आर्टिकल्स है, अकम्पनिंग कॉन्सेप्ट है, उसको विद इन दैट मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो हमने कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की जब बात की, हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने बोला कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत बढ़िया चीज जो है, गौतम भाटिया जी की बुक आई थी और उन्होंने ये शब्द जो है आगे लिखा था। इनफैक्ट इसका एक आंसर भी हमने आपको पूरा कराया हुआ था फ्री के अंदर। अगर आप ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन टाइप करेंगे स्लीपी क्लासेस के चैनल पे, आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कौन कौन से कीवर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऐड कर सकते थे कि रिपब्लिक है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, देन वेरी इंपॉर्टेंटली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की भी जो है ये कोशिश करता है। तो यहां पे हम मेंशन कर सकते थे कौन से आइडियाज को, द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, द आइडियाज ऑफ जस्टिस, ऑफ लिबर्टी, एंड इनके साथ जो अकम्पनिंग आर्टिकल्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं, राइट, सच एज आर्टिकल जो आपका 19 हो गया, 21 हो गया। जस्टिस के जो आइडियाज जो है कंपनी करते हैं, डीपीएसपीज की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल्स 14 to 18 जो है वेरी इंपॉर्टेंटली हम इनकी बात कर सकते थे, राइट। सो ये एक जो है कितने सारे फीचर्स इसके अंदर एक अम्ब्रेला के अंदर हो गए, राइट। तो एक बढ़िया एनालिटिकल स्ट्रक्चर मिल गया, स्कॉलर का नाम हो गया, आर्टिकल्स मेंशन हो गए। देन कॉस्मोपॉलिटन प्रिंसिपल था। कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो पिछले आंसर में हमने देखा क्या कि डिफरेंट जो है कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, उन सब चीजों को हमने एक साथ लेके चलना है। तो कॉस्मोपॉलिटन है, प्रताप भानु मेहता कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको वेरियस आइडियोलॉजिकल स्कूल्स जो हैं उनकी छवि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने प्रीएम्बल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, डीपीएसपीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे लिबरल स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल, गांधीयन स्कूल, हर किसी की जो है एक छवि देखने को मिलती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट अनदर प्रिंसिपल विच वाज इम्बाइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिकॉज ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया आगे रखते हैं, और ये हम बात फिर से बता सकते थे लिमिटेड गवर्नमेंट का कैसे है। डिफरेंट जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे वो आपकी एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, सबको क्लियर कट जो है काम सौंपे गए हैं, सबकी पावर के ऊपर लिमिटेशन रखी गई है, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर
डॉक्ट्रिन जैसी जो है चीजें इवॉल्व हुई हैं, ये सब जो है इसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते थे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो है नजर रखती है। तो चाहे हम फेडरलिज्म का एग्जाम्पल दे, चाहे हम फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज के रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे, ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे हो सकता है। देन अगेन किस तरह से एक पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्यूमेंट है, जहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, उनको पावर देता है और इंश्योर करने की कोशिश करता है कि ये लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर इम्बाइब करे, एंड साथ ही में एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज की अपलिफ्टमेंट करवाने की जो है कोशिश करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमारा मिस हो गया था, कॉन्स्टेंटली आज भी इवॉल्व कर रहा है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायनामिज्म की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम प्रेजेंट जनरेशन नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपका आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट की पावर देता है, इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है ऑफ बीइंग अ डायनामिक अ लिविंग डॉक्यूमेंट उसको बरकरार रखा जा सके। एंड देन ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड द एंटायर आंसर कि किस तरह से ये जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पॉलिटी को आज तक शेप करते आए हैं, डायरेक्ट करते हैं हमारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट केसेस को, एंड प्रेजेंटली चलती आ रही बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स को भी, तो चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन हो, ये सब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है चलती आ रही है। ठीक है, अगेन दिस वाज समथिंग हमने टाइम एंड अगेन लेक्चर्स में कवर कराया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आप हमारे फ्री लेक्चर्स में भी जो है ये देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, which was a straightforward question. Analyze the Marxist perspective of the nature of Indian national movement. So there are various ways of looking at the Indian national movement. There's a liberal perspective, there's a Marxist perspective, there's a subaltern perspective, there can be a feminist perspective. तो इन सब perspectives को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, scholarly arguments quote करना ज़रूरी होता है, right? तो बहुत अच्छा जो है ये आंसर बन सकता है। अब किस तरह से a relatively easy question का बढ़िया आंसर बना सकते हैं जो कि आपको बाकियों से ज्यादा मार्क्स लाए, उसको हम देखते हैं, राइट। अगेन दिस वाज समथिंग जो कि हमने क्लियर कट एक लेक्चर में कवर कराया होता। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या बात कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन में वी कैन स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट मार्क्स हिमसेल्फ, दैट वी कैन से देयर इज अ मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया, ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, बट व्हेन वी लुक टू मार्क्स हिमसेल्फ वाज समवन who saw colonialism as being both destructive and regenerative. तो Marx himself wasn't someone who was against colonial rule. In fact, वो कहते थे कि colonialism का इन despotic Asian countries में आना जरूरी है because वो जो pre-existing agrarian, medieval, feudal relations है उसको तोड़ेगा, कैपिटलिज्म की नींव रखेगा, एंड देन एक बार जब कैपिटलिज्म डेवलप होगा तभी तो फिर कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, तो मार्क्स ने इस तरह का रोल देखा था कॉलोनियलिज्म का। हाउएवर द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म बाय मार्क्स, एंड इसलिए वो वेरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। इसके अलावा आप स्टार्टिंग कर सकते थे बाय ऑल्सो कॉन्ट्रास्टिंग द मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स फ्रॉम से द एग्जिस्टिंग लिबरल मूवमेंट, कि किस तरह से लिबरल मूवमेंट जो है एक बहुत ही लीनियर तरीके से देखती है इंडियन नेशनल मूवमेंट को, इंडियन स्ट्रगल को, एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है उससे हटके एक और एडिशन, एक अलग पर्सपेक्टिव जो है हमें देने की कोशिश करता है। नाउ यहाँ पे with the Marxist interpretation, when we look at the body, we can talk about how the Marxist interpretation, how the Marxist perspective away from both the liberal and nationalistic perspective, है ना, दो जो मेन डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स थे, एक आपका लिबरल पर्सपेक्टिव, एक आपका नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इन दोनों से हटके था, एंड इंस्पिरेशन इसने ली 1920s में लैटिन अमेरिका के अंदर जो एक एक इंटरप्रिटेशन शुरू हुई थी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म इन लैटिन अमेरिका, वहां से इंस्पिरेशन लेके मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट भी जो है उस पे काम शुरुआत हो गया। 1940s के अंदर आते हैं सबसे बढ़िया स्कॉलर जिनको आप कोट कर सकते थे, आर.पी. दत्त, वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड ए.आर. देसाई। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, जो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम इंडियन नेशनल मूवमेंट थी लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज इन फैक्ट अ वेरी bourgeois मूवमेंट। इट वाज अ मूवमेंट लेड बाय कैपिटलिस्ट for capitalists, and at the end of the day handed over the reins of the government
post independence to these capitalists only. ठीक है, then you can talk about Bipin Chandra and Sumit Sarkar, another set of Marxist and socialist academicians, जो क्या बात करते कि वो कहते कि नहीं, वो थोड़ा सा डिफर करते फ्रॉम आरपी दत्त एंड AR देसाई। वो कहते आउट एंड आउट ऐसी बुर्जुआ मूवमेंट नहीं थी, बट इट वाज अ वेरी सेंट्रिस्ट मूवमेंट। इट वाजंट लेफ्ट, it wasn't conservative, right? It wasn't completely worker oriented, it wasn't completely capitalist oriented, but बहुत ही centrist जो है movement थी, जो कि मिडिल पाथ अपनाने की कोशिश करती थी। बट इनएडवर्टेंटली क्या होता है, कोई भी सेंट्रलिज्म एंड्स अप बेनिफिटिंग द कैपिटलिस्ट और द बुर्जुआ। तो इंटेंट चाहे उनका बुर्जुआ नहीं था, बट इनएडवर्टेंटली इट एंडेड अप बेनिफिटिंग द कैपिटलिस्ट। देन बिपिन चंद्र एक और बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। ये इनफैक्ट आपकी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो किताब है उसकी इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग चैप्टर्स है उनमें आपको मिलता है, जहां पे वो कंपेयर करते हैं ग्राम्स्चियन आइडिया ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन एंड वॉर ऑफ पोजिशन का विद व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया। तो इनफैक्ट वो ही लुक्स एट द फिगर ऑफ गांधी एंड किस तरह से गांधी, अब गांधी वो समवन जो कि वर्कर्स के राइट के लिए भी लड़ रहा था, फार्मर्स के लिए भी लड़ रहे थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो जब किसी मूवमेंट में जाते थे तो उनके पास कैपिटलिस्ट, बिरलास, टाटास, इन सब का भी जो है सपोर्ट होता था। तो क्या था, ये एक पैसिव रेवोल्यूशन थी जहां पे टू कन्फ्रंट द आपका जो बाहर के कॉलोनियल पावर थी उनको कन्फ्रंट करने के लिए कुछ देर के लिए द नेशनल बुर्जुआ, द वर्किंग क्लास, द फार्मर्स, दे हैड फॉर्म्ड अ यूनाइटेड स्टैंड टू किक आउट द फॉरेन कॉलोनियल पावर्स। ठीक है, तो ये जो पैसिव रेवोल्यूशन एंड वॉर ऑफ पोजीशन का आइडिया है लुकिंग एट द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट था जो कि इंक्लूड करना जरूरी है। देन ऑब्वियसली वी कैन लुक एट पेरी एंडरसन ऑल्सो। पेरी एंडरसन जो कि कहते हैं कि थ्रू आउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, पर्टिकुलरली जब वो अपने पॉपुलिस्ट फेज में आता है लेड बाय गांधी, और इवन व्हेन न्यू लीडर्स लाइक नेहरू कम इन, there's a spiritualist stance to it, right? Spiritualist stance, गांधी ने तो खुद बोला था, वो कहते पॉलिटिक्स बिना रिलीजन के तो बड़ा करप्ट है, बहुत बुरा है। एंड इनफैक्ट इवन विद नेहरू, someone who was so staunchly secular, someone who was so staunchly modern, also took to use of religion and religious epics as can be found in his discovery of India only, जहां पे फॉर एग्जाम्पल वो चाइना और इंडिया की बाउंड्री को जस्टिफाई करने के लिए महाभारत का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल रिलीजियस एथॉस जो है इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट भी एक मेन फीचर था जो कि मार्क्सिस्ट आगे रखते हैं। इसके अलावा हम बहुत एग्जांपल्स और भी दे सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम दीज क्रिटिकल असेसमेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वी हैड अ नंबर ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट लीडर्स जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एनरिच करने की कोशिश की, इसके अंदर जो है इक्वालिटी, जस्टिस एंड सोशलिस्ट आइडियल्स को डालने की कोशिश की। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं MN रॉय का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, कराची की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, राइट, बहुत सारे जो चीज़ें एम्बॉडी की गई विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेटर ऑन, एंड इनफैक्ट 1976 में जाके जो सोशलिस्ट चीज़ अंदर डाली गई इन द प्रीएम्बल, वो भी इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल, एक रिजल्ट माना जा सकता है। इन कंक्लूजन आप जो है एक क्रिटिकल असेसमेंट दे सकते हैं या फिर एक राउंड अप कर सकते हैं। राउंड अप के अंदर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है हाईलाइट करता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, दैट ऑन वन हैंड कॉलोनियल रूलर्स को जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, बट इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्ट बुर्जुआ की जो है लीडरशिप कायम हो गई थी। देन विद इन द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो अगर हम मेन लीडर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द पेटी एंड नेशनलिस्ट बुर्जुआ। एंड लास्टली, अनलाइक द लिबरल एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि काफी लीनियर व्यू अपनाते हैं, this rather than looking at the Indian national movement as a monolithic movement looks at it as a multi-class मूवमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजों के बेसिस पे जो है, इस एनालिसिस के बेसिस पे आप एक गुड कंक्लूजन लिख सकते हैं, राइट। अगेन दिस वाज समथिंग जो कि हमने इन डिटेल अपने लेक्चर्स के अंदर कराया हुआ था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चों ने आधी चीजें लिखी हों, आधी चीजें ना लिखी हों। कुछ बच्चों के साथ ये भी हो सकता है दैट दे माइट हैव इंटायरली फॉरगॉटन कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट इस कारण हमने अपनी 1 मिनट सीरीज के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वेरी
ब्रीफली एक एक मिनट के अंदर जो है कवर भी कराई थी। अब क्या लिखना था इसके अंदर अंडरलाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? सबसे पहले ऑब्वियसली आपने इंट्रोडक्शन में बात करनी थी कि किस तरह से एक बहुत ही मल्टीफेसिटेड जो है ये आपकी अमेंडमेंट थी, राइट, विच इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही कुछ जो एस्पिरेशंस थी, कुछ जो विजन्स थी, राइट, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डाली थी with the coming of the government, with the functioning of the conservative judiciary, they had come to realize, the government of India had come to realize that to fulfill those aspirations हमें कुछ amendments की requirement होगी, वरना ये vision जो है fulfill नहीं हो पाएगी। तो body के अंदर फिर आप बात कर सकते हैं कोई एक चीज, कोई एक change जो कि लेके आई ये first amendment and उसकी क्या relevance थी। तो पहली चीज restrictions on freedom of speech जो कि लेके आई थी, जहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है यहां पे हमने डाल दिया था। अब सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है। अगेन हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि किस तरह से वाइल डाइवर्सिटी, स्पीच, फ्रीडम कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, बट एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी का होना एंड साथ ही साथ में यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, स्पेशली इन अ न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्री, कितना ज्यादा जरूरी था, कितना ज्यादा significant था। Then we can talk about how this amendment enabled caste-based reservations, right? तो आर्टिकल 15 के अंदर कुछ limitations लेके आई, और आज के day and age में जहां पे हम बात कर रहे हैं 27% reservation, even including in NEET now, right? Wherein now we are even talking about EWS, economically weaker section के लिए भी जो है reservation introduce करा दी गई है। उसका एक foundation जो है किसने lay down किया था? आपकी वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट अमेंडमेंट ने ही ले डाउन किया था। तो यहां पे इनफैक्ट आप ले कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया था, राइट, जो कि पॉइंट करते हैं दोनों गौतम भाटिया एंड प्रताप भानु मेहता, जो कि एक अंबेडकराइट आइडियल था, उसको फुलफिल करने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो सबसे क्रिटिकल आइडिया था, इसने सर्कमस्क्राइब किया था, पहले हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसको लिमिट किया था एंड वैलिडेट की थी जमींदारी अबॉलिशन। तो वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे जो प्रियम्बल के अंदर इक्वालिटी के, जस्टिस के जो नॉर्म्स लिखे गए थे, उनको इंश्योर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th शेड्यूल जो है ये ऐड कर देना था, जहां पे कुछ लॉज को सेफगार्ड किया गया था फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, एंड दिस वाज रिक्वायर्ड। व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड? दिस वाज रिक्वायर्ड in the kind of socialist transformation and economic justice का पाथ जो कि इंडिया अपनाना चाहता था। आप रेफर भी कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को, पर्टिकुलरली शंकरी प्रसाद केस, चंपकम दोराई रंजन केस, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। वेरी इंपॉर्टेंटली इनफैक्ट एक ना बुक आई थी 2020 में, 16 स्टॉर्मी डेज, विच वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट। हिंदू के अंदर इसका रिव्यू आया था एंड उसी बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन जो है आंसर हो सकता था। तो तभी मैं बोलती हूँ हिंदू के अंदर जो बुक रिव्यूज आते हैं ना, उनको जरूर पढ़ लीजिए। एंड में कंक्लूजन में वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से ये अमेंडमेंट कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, बिकॉज जो एक नेहरूवियन स्टेट था, जो एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट था इंडिया का, बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियल्स, राइट, बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, उन सबको इंश्योर करने के लिए, उन सबको फुलफिल करने के लिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट कितनी ज्यादा जरूरी थी। हाउएवर ओवर टाइम वी ऑल्सो रियलाइज्ड दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस, राइट, कई जगहों पे हमें इंटैक्ट रखने की भी जरूरत है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके चलते हुए फाइनली सबसे पहले जो है केशवानंद भारती केस के दौरान हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की। यहां पे हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इसी अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर की भी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी शुरुआत होती है ऑफ हाउ पहले फंडामेंटल राइट्स वर गिवन एन अपर हैंड, बट लेटर ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ एंड इवेंचुअली विद मिनर्वा मिल्स की जो केस था, वी अंडरस्टूड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो कि इन दोनों के बीच में प्ले किया जाता है। वी अंडरस्टूड दैट राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स फुलफिल करना चाहते हैं, शायद ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक मिसनोमर है, which was eventually removed by the 42nd Amendment Act in 44th Amendment Act, I'm very sorry, by the 44th Amendment Act जो है, it was kicked out of the Constitution
itself. ठीक है, तो ये कुछ जो बेसिक चीजें हैं इनको हाईलाइट करके आप सिग्निफिकेंस की भी बात कर सकते थे. अगेन ये हमारे, अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे स्लीपी की चैनल पे, आपको ये सब मिल जाएगा, जिसमें हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बता दी थी. हमने अपने लेक्चर के अंदर भी जो है इसके ऊपर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा जो है डिस्क्राइब किया हुआ था, सब कुछ इसकी डिटेल्स बताई हुई थी. राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. राइट, वी विल स्टॉप हियर एंड जल्द ही दोबारा मिलेंगे, जहां पे हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ऑफ सेक्शन बी, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस एज वेल इन डिटेल. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.